अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी हार्मोन। तो मेरे दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हीमोपोइसिस को। ठीक है कि हीमोपोइसिस क्या होता है और उनकी कौन कौन सी साइट्स होती हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एरिथ्रोपोइसिस पे। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस में हमने जस्ट ये पढ़ा था कि जो ब्लड में जो भी हमारे सेल्स होते हैं, जैसे प्लेटिलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी, तो उन सारे सेल्स को मिलाकर हम बोल रहे थे हीमोपोइसिस। उन सभी सेलों की जो प्रोडक्शन हो रही थी एंड डेवलपमेंट हो रही थी, तो उनको हम हीमोपोइसिस बोल रहे थे। पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। ठीक है, हम आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसकी स्टडी को, इसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, मेचुरेशन, फॉर्मेशन हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। क्योंकि एरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल, और पोइसिस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास क्या होता है, एक स्टेम सेल होता है। ठीक है, स्टेम सेल, हम एक बोन ले रहे हैं, मान लें कि ये हमारे पास एक क्या है, बोन है। ठीक है, तो बोन में मैंने आपको बताया था कि क्या होती है, बोन मेरो होती है, जो रेड कलर की होती है। क्या होती है, बोन मेरो, बोन मेरो। और इसमें इसमें अंदर क्या होता है, इसमें अंदर हमारे स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं जिनसे हमारे ब्लड सेल बनते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हमारे स्टेम सेल्स हो गए। तो हम एक स्टेम सेल को लेकर देखेंगे कि वो कैसे डिवाइड हो रहा है, उनसे कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, और फर्दर हम क्या देखेंगे, फर्दर हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल कैसे बन रहे हैं उनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टेम सेल लेंगे और उसकी डिवीजन को देखेंगे कि कैसे वो माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद कैसे हमारे आरबीसीज बन रहे हैं। ये हो गया हमारा एक स्टेम सेल। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक स्टेम सेल है। और ये जैसे ही डिवाइड करता है, ये दो सेल्स में डिवाइड करता है। एक होता है माइलॉइड सेल और दूसरा होता है लिम्फाइड सेल। माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरा होता है लिम्फाइड स्टेम सेल, लिम्फाइड स्टेम सेल। ठीक है, तो इसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पर मैं आपको जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ कि कैसे हमारे आरबीसीज बनते हैं। ठीक है, तो जो माइलॉइड सेल होता है, ये हमारा फर्दर 3 कॉलोनीज में डिवाइड होता है। कितनी कॉलोनीज में डिवाइड होता है, 3 कॉलोनीज में। एक को हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, दूसरी को बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट, और तीसरी को क्या बोलते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम, ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट। ठीक है, तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट है, इससे ये जो सेल है ना हमारा, ये वाला सेल, ये क्या करेगा, ये फर्दर हमारा डिवाइड होता जाएगा, मॉडिफाई होता जाएगा, और फाइनली हमारा एक मेच्योर्ड आरबीसी बन जाएगा, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम इस पर फोकस करेंगे कि इससे आगे कौन कौन सी डिवीजन आ रही हैं, कौन कौन सी चेंजिंग्स आ रही हैं, और कैसे हमारा एक मेच्योर आरबीसी बन रहा है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये लिया हमने एक सेल। ठीक है, ये कौन सा सेल है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट।
इरेथ्रोसाइट है तो मीन्स इसका मतलब ये कि इससे इस सेल से आगे क्या बनेगा, हमारे आरबीसीज बनते हैं, आरबीसीज बनेंगे। ठीक है, जो पहली स्टेजेस होती है जिसमें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट से एक नया सेल मॉडिफाई होता है, इससे एक नया सेल बनता है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा एक सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ये फर्स्ट कंडीशन होती है, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इनमें कौन कौन सी चेंजिंग्स आती हैं ये हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको देखेंगे कि ये जो हमारी स्टेजेस होती हैं ये कैसे कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। पहले हम स्टेजेस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पहली स्टेज। जो दूसरी हमारी स्टेज होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी सिंपली होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। जैसे ये सेल हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो हमारी दूसरी वो होती है, कंडीशन होती है, जो हमारी दूसरी स्टेज होती है, जो हमारी दूसरी स्टेज होती है वो कौन सी होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ये क्या है, ये सब समझ में आ जाएगा। पहले हम स्टेजेस को देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको सब समझा दूंगा कि प्रो इरेथ्रोब्लास्ट क्या होता है, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में जब ये चेंज होता है तो इसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स आ जाती हैं, कौन सी चीज़ें जो रिमूव हो जाती हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लें। अच्छा, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसके बाद की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है लेट नॉर्मोब्लास्ट। कौन सी होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, और इसके बाद जो स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेटिक्यूलोसाइट। इसको ऐसे बना लेते हैं, रेटिक्यूलोसाइट। ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट, रेटिक्यूलोसाइट। ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट। और इसके बाद जो फाइनल वन होती है जो हमारे काम की है वो कौन सी है, वो मेच्योर्ड आरबीसी है। ठीक है, और उसकी शेप जो होती है कुछ ऐसे होती है, बाइकॉनकेव, मेच्योर्ड आरबीसी, मेच्योर्ड आरबीसी। ठीक है, जो रेड कलर की होती है वो हमारी क्या होती है, मेच्योर्ड आरबीसी होती है, जो हमारी बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये आपको स्टेज समझ में आ गई। ये पहली स्टेज थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी, और ये चौथी, पांचवी और छठी, लास्ट वन मेच्योर्ड आरबीसी। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक को देखेंगे कि प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जब ये प्रो इरेथ्रोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में तो इनमें कौन सी चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, तो ये सारा हम क्या करेंगे, चेंजिंग जो भी आती हैं हम इनको क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अब प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, सबसे पहले इसको अगर देखें तो इसमें क्या होता है, ये एक प्रो इरेथ्रोब्लास्ट है, इसकी जो सेल की साइज होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, लार्ज साइज, लार्ज साइज एंड, और इसका जो डायामीटर होता है, डायामीटर कितना होता है इसका, इसका डायामीटर होता है 20 माइक्रोन, 20 माइक्रोन डायामीटर। नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो मैं डिटेल में नहीं लिख रहा। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे।
साइज़, एक साइज़ जो होती है इसकी लार्ज साइज़ होती है क्योंकि इमेच्योर है, और जो इसकी डायामीटर होती है वो कितनी होती है, 20 माइक्रोन होती है। क्लियर है। जो दूसरी पॉइंट है वो क्या है, वो है जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, लार्ज होता है। ज़ाहिर सी बात है, सेल लार्ज है तो इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, लार्ज ही होगा, लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस। और जो दूसरी पॉइंट होती है वो क्या होती है, ये जो लार्ज न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है 2 to 3 हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोलाई होते हैं, न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियोलाई का मतलब क्या होता है, सिंपली देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं 2 से 3, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। ये प्लूरल है, अगर सिंगुलर इसका लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। इसका सिंपली काम क्या होता है, ये एक फैक्ट्री होती है, क्या होती है, एक फैक्ट्री होती है जो हमारे राइबोसोम्स बनाती है, राइबोसोम्स। जो न्यूक्लियोलस होता है ये क्या करता है, ये हमारे सेल के राइबोसोम्स बनाता है, एक फैक्ट्री होती है जो राइबोसोम बनाती है। क्लियर है। जो तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट मेन पॉइंट है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है, एब्सेंट होती है। जाहिर सी बात है, अगर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगी तो इस प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का जो कलर है वो रेड नहीं होता, क्योंकि रेड नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि जो हमारा आरबीसी, मेच्योर आरबीसी होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और उसकी हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारी ब्लड रेड होती है। अगर हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो हमारी ब्लड रेड नहीं होती, ये आप जहन में रख लें। ठीक है। जो चौथी पॉइंट है, चौथी पॉइंट क्या है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ये क्या होता है, ये बेजोफिलिक होता है, बेजोफिलिक। अब बेजोफिलिक का मतलब क्या है, ये पॉइंट नोट करने की है, ये आपको समझनी चाहिए। ठीक है। बेजोफिलिक का मतलब क्या होता है, मान लें कि ये हमारा एक सेल है, प्रोइरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है, और ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए आरएनए होता है, और साइटोप्लाज्म में हमारे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे एक सेल को स्टडी करते हैं तो उसकी हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। जब हम इसकी स्टेनिंग करेंगे तो इसका जो डाई होगा, कलर होगा, वो हमें कौन सा मिलेगा, डार्क ब्लू मिलेगा, डार्क ब्लू। ठीक है। तो बेजोफिलिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वर्ड को समझें, वर्ड को ही समझें आप। तो वर्ड का मतलब क्या होता है, बेजो का मतलब होता है बेस, फिलिप का मतलब होता है लवर। ठीक है। तो हम इस पे ऐसा, इस सेल पे ऐसा स्टेन डालेंगे जो क्या करेगा, इसका जो कलर है वो क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये क्या है, बेजोफिलिक जो हम स्टेन डालेंगे वो बेस होगा, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे एसिड्स हैं, डीएनए और आरएनए, या आरएन राइबोसोमल आरएनए क्या है, एसिड्स हैं। तो जैसे ही हम इस पे वो स्टेन डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और कौन सा कलर हो जाएगा, डार्क ब्लू हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है, हमारे राइबोसोम्स, एसिड्स वगैरह मौजूद हैं जो हमें डार्क ब्लू कलर दे रहे हैं। ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो क्या है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली जो पहला पॉइंट होता है, पहला पॉइंट ये होता है कि इसका जो साइज़ होगा, सेल साइज़, वो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, स्मॉलर होगा, किससे, प्रोइरेथ्रोब्लास्ट से, जो हमने पहले डिस्कस किया। स्मॉल साइज किससे, देन प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, जो पहले नंबर पर हमने डिस्कस किया। तो उसके हिसाब से इसकी जो
सेल साइज होगी वो क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना होगा, 15 माइक्रोन होगा, 15 माइक्रोन डायमीटर। उसका प्रोएरेथ्रोब्लास्ट का कितना था, 20 माइक्रोन था। तो इसका क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है। और जो दूसरी पॉइंट है, दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो क्या करेगा, वो कंडेंस होगा, कंडेंस, कंडेंस। ठीक है। कैसे, देखो ये जो मान लें कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, कंडेंस होता जाएगा। जेनेटिक मटेरियल भी कंडेंस होगा तो इसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस कंडेंस हो गया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होती है, थर्ड पॉइंट ये होती है कि अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में भी हमारी हीमोग्लोबिन नहीं होती, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होती, एब्सेंट होती। हीमोग्लोबिन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है। जो चौथा पॉइंट है वो क्या है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी क्या होता है, बेजोफिलिक होता है। पहले नंबर पे जो प्रोएरेथ्रोब्लास्ट पड़ा उसका जो साइटोप्लाज्म था वो भी बेजोफिलिक था। ठीक है। और दूसरे का अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का भी क्या होगा, बेजोफिलिक होगा। ठीक है। बेजोफिलिक का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हम कोई स्टेन डालेंगे सेल पर तो वो हमें कौन सा कलर देंगे, डार्क ब्लू कलर देंगे या पर्पल कलर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेजोफिलिक बोलेंगे। ठीक है। और ये जो स्टेन हम डालेंगे बेजोफिलिक वाली स्टेन, ये क्या होगी, ये बेसिक होगी। ठीक है। एक एसिडिक भी होती है, वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कि एसिडिक में क्या होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, तीसरे नंबर पर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इसमें क्या होता है, इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जो सेल की साइज होगी वो फर्दर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। सेल साइज रिड्यूस फर्दर। ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, जो न्यूक्लियस होगा लिटिल स्मॉलर, लिटिल स्मॉलर हो जाएगा। जो न्यूक्लियस होगा वो भी क्या हो जाएगा, लिटिल स्मॉलर हो जाएगा। और इसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो भी क्या हो जाएगा, फर्दर कंडेंस हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल फर्दर कंडेंस। ठीक है। अब ये जो चौथे नंबर पर पॉइंट है ये क्या है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है ये अपीयर होना शुरू हो जाता है। हीमोग्लोबिन अपीयर्स। हीमोग्लोबिन इसमें इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में तीसरे नंबर पर है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब जो ये हमें स्टेन देगा, हम जब इस पर डाई डालेंगे तो ये हमें स्टेन जो देगा तो उसका कलर रेड भी होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें अपीयर होना शुरू हो गई है। ठीक है। तो जो 5 नंबर पर पॉइंट है वो ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म वो क्या होगा, वो पॉलीक्रोमेटिक होगा। पॉलीक्रोमेटिक। अब पॉलीक्रोमेटिक का मतलब क्या है समझो। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा कलर देगा।
पोली का मतलब मेनी होता है, क्रोमेटिक, क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर, मेनी कलर्स देगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि ये हमें बेजोफिलिक बेजोफिलिक स्टेन करेंगे जब इस सेल की, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की, तो ये इसमें भी हमें कलर देगा, और इसमें कौन सा कलर देगा, सिंपली ब्लू कलर देगा, जो हमने पीछे डिस्कस किया। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, एसिडोफिलिक, एसिडोफिलिक स्टेन। और इसमें एसिडोफिलिक स्टेन में भी ये कलर देगा। अब एसिडोफिलिक स्टेन में कैसा कलर देगा, उसमें क्या देगा, रेड कलर देगा, पिंकिश रेड, पिंकिश रेड। ठीक है, बेजोफिलिक का मतलब क्या है, बेस लवर। और बेस लवर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आरएनए और डीएनए मौजूद है इस सेल के अंदर। एसिडोफिलिक क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो गई है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो गई है, तो ये हमें हीमोग्लोबिन कौन सा कलर देगी, ये हमें रेड कलर देगी। और ये किसके साथ अट्रैक्शन करेगी, ये हमारी रिएक्शन करेगी एसिडोफिलिक के साथ, तो हमें रेड कलर मिल जाएगा। तो पॉलीक्रोमेटिक हम इसको इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट को इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास दो कलर मिल रहे हैं, एक तो ब्लू मिल रहा है, बेजोफिलिक स्टेन में ब्लू मिल रहा है, और एसिडोफिलिक स्टेन में पिंकिश रेड मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरी स्टेज को। दूसरी स्टेज क्या है, चौथे नंबर पर जो स्टेज है वो कौन सी थी, वो है हमारी लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। चौथे नंबर पर है लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तो जो पहली पॉइंट है, साइज जो है सेल की साइज, वो फर्दर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, साइज रिड्यूस फर्दर। ठीक है, इसकी जो साइज है, सेल की साइज है, वो क्या हो जाएगी, फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है, जाहिर सी बात है, अगर साइज रिड्यूस हो रही है तो इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका लेट नॉर्मोब्लास्ट का डायमीटर हो जाएगा 8 से 10 माइक्रोन का। डायमीटर, लेट नॉर्मोब्लास्ट का जो डायमीटर है वो कितना है, 8 से 10 माइक्रोन डायमीटर है। ठीक है, क्योंकि साइज रिड्यूस हो रही है तो इसका जो साइज रिड्यूस हो रही है तो इसका जो डायमीटर है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और पिछले जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट था उसकी शायद मैंने आपको साइज नहीं बताई। उसकी जो साइज होती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की साइज होती है हमारी 10 से 12 माइक्रोन होती है। तो ये आप नोट कर दो, मैं भूल गया, मैंने शायद नहीं लिखवाया। ठीक है, तो उसकी कितनी होती है, 10 से 12 माइक्रोन होती है। और उस सेल से हमारा ये सेल आ रहा है, लेट नॉर्मोब्लास्ट आ रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, फर्दर साइज रिड्यूस हो जाएगी, और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 8 से 10 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, मीन सेल रिड्यूस हो रहा है। अब रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि रिड्यूस क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो दूसरी पॉइंट है, दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट ये है कि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये क्या हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस स्मॉल, न्यूक्लियस छोटा हो जाएगा। और इसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिक नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क और क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस।
अब क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, मैंने आपको शायद पहले जेनेटिक मटेरियल बोल दिया इसको। तो जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क, बात क्या होती है, सेम ही होती है। एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारा सेल डिवाइड नहीं करता तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही पड़ा होता है, पूरे न्यूक्लियस में ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। और जैसे ही एक सेल रेडी हो जाता है डिवाइड होने के लिए, तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये हमारा चेंज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे क्रोमोसोम्स में। ठीक है, ये अपनी शेप चेंज कर देता है, कंडेंस हो जाता है, तो उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात थी जो मैंने आपको बताना चाहिए। अब तीसरी पॉइंट क्या है, तीसरी पॉइंट में क्या हो जाता है, हमारी सारी की सारी जो साइटोप्लाज्म है उसमें हमारी हीमोग्लोबिन बन जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बन जाती है। और जो चौथी है, जाहिर सी बात है, अब हीमोग्लोबिन बन गई है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है अब वो बेसोफिलिक नहीं होगा। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक, ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक। ठीक है, एसिडोफिलिक क्यों है, क्योंकि अब हमारे लेट नॉर्मोब्लास्ट में तकरीबन हमारी हीमोग्लोबिन बन गई है, तकरीबन हमारी हीमोग्लोबिन बन गई है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब हीमोग्लोबिन बन गई है तो हम बेसोफिलिक स्टेन डालेंगे तो ये हमें कलर नहीं देगी। और एसिडोफिलिक जब डालेंगे ना, एसिडोफिलिक डालेंगे तो ये हमें कौन सा कलर देगी, रेड कलर देगी। ठीक है, रेड कलर देगी ड्यू टू हीमोग्लोबिन। क्लियर है। अब ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि लेट नॉर्मोब्लास्ट में जो साइटोप्लाज्म होता है वो ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक होता है, ऑलमोस्ट, 100% टोटली नहीं होता, क्योंकि बीच बीच में हमें थोड़ा सा जो होता है बेसोफिलिक में ब्लू कलर मिलता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़्यादातर हमें कौन सा मिलेगा, रेड कलर मिलेगा हीमोग्लोबिन की वजह से। क्लियर है। तो ये लेट नॉर्मोब्लास्ट भी आपको क्लियर हो गया। और इसके बाद जो हमारा है 5वें नंबर पर, वो क्या है, रेटिक्यूलोसाइट। इसको हम इमेच्योर आरबीसी भी बोलते हैं, इमेच्योर आरबीसी, क्योंकि इसके बाद फौरन हमारा मेच्योर आरबीसी बन जाता है। ठीक है, रेटिक्यूलोसाइट, रेटिक्यूलोसाइट, और इसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तकरीबन जो साइज़ होती है हमारे सेल की वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, छोटी हो जाती है, सेल साइज डिक्रीज। साइज और भी सेल की हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी मेन पॉइंट है, समझने की पॉइंट है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियस था और उसमें उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क था, तो सारा का सारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, हमारा बाहर निकल जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस हमारे इस स्टेज वाले सेल से बाहर निकल जाएगा। और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेटिक्यूलोसाइट। रेटिक्यूलोसाइट, ये रेटिकुलम की तरह बन गया है ना, इसीलिए इसको हम रेटिक्यूलोसाइट बोलते हैं। क्लियर है। तो जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाता है, न्यूक्लियस एक्सट्रेट एक्सट्रेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, आउट हो जाता है, आउटसाइड चला जाता है। अब आउटसाइड क्यों जाता है, क्योंकि हमें क्या करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को जगह देनी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करेगी, हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी बॉडी में। जितनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी उतने अच्छे तरीके से हमारी जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगी बॉडी में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और ये पूरी बॉडी में क्या करती है, घूमती है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ ऑक्सीजन की नीड होती है वहाँ पर चली जाती है। ठीक है, तो ये दो बातें थी, मेन बातें थी रेटिकुलोसाइट के बारे में। ठीक है,
तो इसका न्यूक्लियस जो है वो एक्सक्रेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और उसकी वजह यही होती है कि जो हमारे हीमोग्लोबिन है ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेल के अंदर आ जाएं। क्लियर है। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, हमारा मैच्योर आरबीसी है, ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद जो हमारी आरबीसी होती है ये क्या करती है, बॉडी में काम करना शुरू करती है। आरबीसी आरबीसी ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, इसकी जो साइज़ होती है ये तकरीबन 7.2 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। साइज़ भी छोटी हो जाती है, और इसका जो डायमीटर होता है ये कितना होता है, ये 7.2 होता है। और इसकी जो शेप होती है, शेप की अगर बात करें तो ये शेप जो होती है बाय कॉनकेव होती है, बाय कॉनकेव होती है, ये कुछ इस तरह होती है, ठीक है, बाय कॉनकेव शेप होती है। और जो तीसरी पॉइंट ये है कि जो इसकी लाइफ होती है, इसकी लाइफ कितनी होती है, लाइफ स्पेन 120 दिन होती है, 120 दिन, ठीक है। 120 दिन के बाद क्या होता है, ये चली जाती है हमारी स्प्लीन में, और स्प्लीन को क्या बोला जाता है, ग्रे यार्ड बोला जाता है, ग्रे यार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। स्प्लीन को रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान माना जाता है, क्योंकि सारे के सारे हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होते हैं 120 दिन के बाद चले जाते हैं स्प्लीन के अंदर, और वहाँ पर ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे सेल बनना शुरू हो जाते हैं। इतनी बात, ये बात क्लियर हो गई। अब होता है, अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन। रेगुलेशन रेगुलेशन इसकी कैसे होती है, रेगुलेशन की अगर बात करें तो होता क्या है, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का जो मिकदार है, इसकी जो आरबीसी की जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है, किसी भी वजह से, कोई हेमरेज हो सकता है, कोई चोट लगने से हमारी जो ब्लड लॉस हो सकती है, उसकी वजह से हमारी आरबीसी कम हो गए, ठीक है, आरबीसी डिक्रीज हो गए। अब आरबीसी डिक्रीज हो गए तो हमारी बॉडी को सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन किससे बाइंड होती है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होती है उससे बाइंड होती है। जाहिर सी बात है, अगर आरबीसी का जो अमाउंट है वो ही डिक्रीज हो गया तो हमारी हीमोग्लोबिन भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और हमें जो ऑक्सीजन होगी वो सफिशेंट नहीं मिल पाएगी, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, जो हमारी अमाउंट होती है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और इस कंडीशन में, हाइपोक्सिया की कंडीशन में जो मैसेज होता है वो पहुंच जाता है हमारी किडनी की तरफ। किधर पहुंच जाता है, हमारी किडनी की तरफ। तो किडनी एक हार्मोन बनाती है, इरिथ्रोपोएटिन। किडनी क्या करेगी, एक हार्मोन बनाएगी, इरिथ्रोपोएटिन। और इरिथ्रोपोएटिन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा हमारी बोन मेरो को, ठीक है। ये एक बोन है, और इस बोन के अंदर क्या है, हमारे क्या है, रेड बोन मेरो है। ये बोन है और इसके अंदर क्या है, रेड बोन मेरो है, और इसमें क्या है, हमारे स्टेम सेल्स हैं। तो ये क्या करेगा, इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन किडनी से सीक्रेट होगा, और यहाँ एक्ट कहाँ करेगा, स्टेम सेल के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा, और इनसे क्या बनाएगा, हमारे आरबीसी बनाएगा, ठीक है। और हमारे जैसे ही हमारे आरबीसी का जो अमाउंट है बॉडी में वो नॉर्मल हो जाएगा, तो हाइपोक्सिया कंडीशन है ये ख़त्म हो जाएगी, और हमारा इरिथ्रोपोएटिन बनना बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी रेगुलेशन होती है। जब भी
आरबीसी डिक्रीज हो जाता है। हाइपोक्सिया कंडीशन में हमारा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होता है, कहाँ से? किडनी से, किडनी से। ठीक है, ये क्या है? किडनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।